नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2636 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 64,028 हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान एक दिन में 57 लोगों की जान जाने के बाद मरने वालों की संख्या 1317 तक पहुंच गई है और पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के मामले सिंध में 25,309, पंजाब में 22,964 और खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928, इस्लामाबाद में 2,100, गिलगित बाल्टिस्तान में 658 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 227 हैं। जबकि पाकिस्तान में अभी तक 23,305 मरीज ठीक हो चुके हैं और अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 11,931 जांच की गई हैं और वहीं अभी तक कुल 5,20,017 लोगों की जांच की गई है। और इस बीच पेशावर में एक वरिष्ठ पत्रकार की बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपात चर्चा में अमेरिका और ब्रिटेन ने हांगकांग पर चीन के विवादास्पद सुरक्षा कानून का मुद्दा उठाया है, जिससे नाराज चीन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इसके बजाय मिनीपोलिस में प्रदर्शनकारियों पर अमेरिका के अत्यधिक बल का प्रयोग और अश्वेत समुदायों के खिलाफ भेदभाव पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अमेरिका और ब्रिटेन ने आपात चर्चा की मांग की, जिसके बाद 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद ने हांगकांग के मुद्दे पर अनौपचारिक ऑनलाइन बैठक की। संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिकी राजदूत केली क्राफ्ट ने कहा कि अमेरिका दृढ़ है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आह्वान करता है कि वो चीन से अपने निर्णय को वापस लेने और इस पर संस्था तथा हांगकांग की जनता के प्रति अपनी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की मांग में शामिल हों। वहीं बीजिंग ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि विधेयक को पारित करना पूरी तरह से चीन का आंतरिक मसला है और इसका सुरक्षा परिषद के कामकाज और अधिकार क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका चीन विवाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी झेल रहा है और इसी कड़ी में अब ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ पर पूरी तरह से चीन का कब्जा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाथ अमेरिका अपने रिश्ते खत्म करने जा रहा है और कोरोना वायरस को फैलाने को लेकर के चीन का संरक्षण करने को लेकर डब्ल्यूएचओ की लगातार अमेरिका निंदा कर रहा है और इसके पहले ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने की भी धमकी दी थी। वहीं अब ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ से हट जाएगा और ट्रंप ने आरोप लगाया कि डब्ल्यूएचओ बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि चीन डब्ल्यूएचओ को साल भर में $40 मिलियन का अनुदान देकर अपने नियंत्रण में रखता है, तो वहीं अमेरिका हर साल स्वास्थ्य संगठन को करीब $450 मिलियन का अनुदान देता है। सरकार ने 5वें चरण के लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस 30 जून तक जारी रहेंगी और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। फिलहाल जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक सरकार ने राज्यों को तय करना है कि कोविड-19 की समस्या को ध्यान में रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाना है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल 8 जून से खुल जाएंगे और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो प्रतिबंध था वो भी खत्म कर दिया गया है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में भी अब जा सकते हैं। एयर इंडिया की दिल्ली मॉस्को फ्लाइट्स को आधे रास्ते से ही दिल्ली वापस बुला लिया गया। दरअसल पता चला कि विमान का पायलट कोरोना संक्रमित है और इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि पायलट के कोविड-19 से संक्रमित होने का पता चलने के बाद एयर इंडिया का दिल्ली से मॉस्को जाने वाला विमान आधे रास्ते से ही दिल्ली लौटा है।
1 जून से पटरी पर उतरने वाली स्पेशल ट्रेनों को लेकर के रेलवे और राज्य सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। यात्रियों को जहां 1.5 घंटा पहले रेलवे स्टेशन आने का फरमान जारी कर दिया गया है, तो उसी को लेकर के हरियाणा के अंबाला में रेलवे विभाग ने अपने सभी सुरक्षा विभागों सहित टिकट चेकिंग स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग स्टाफ और ट्रेन चलाने को लेकर के जुड़े विभागों ने एक मॉक ड्रिल की और रेल और सुरक्षा अधिकारियों ने स्टेशन का निरीक्षण भी किया। रेलवे विभाग से जुड़े और स्वास्थ्य विभाग के आपसी तालमेल के साथ स्टेशन पर मॉक ड्रिल के साथ साथ रेलवे स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस को भी हर समय खड़ा रखा जाएगा, जिससे आने जाने वाली रेलगाड़ियों में किसी यात्री को अगर कोई परेशानी होती है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की 2 टीम रात और दिन में काम करेंगी। मॉक ड्रिल में पहुंचे डॉक्टर पीपी शर्मा ने बताया कि जाने वाले पैसेंजर का मुआयना होगा और जिसके कोई दिक्कत ना हो, अगर उन्हें कोई सस्पेक्टेड मिलता है तो वो तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी का आज 1 साल पूरा हो गया है, जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा और शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष उनका सफलता के साथ समाप्त हुआ। इसके लिए उनकी सरकार का तथा उनका अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। नेता गिरी में विश्वसनीयता का बहुत बड़ा महत्व है और जो लोग अपने वादे पूरे करके निभाते हैं उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है। मोदी जी ने 1 साल में अपने तमाम वादों को कम समय में पूरा करके जो दिखाया है, इससे जनता में उनके प्रति अटूट विश्वास है और देश की ज्वलंत समस्याओं से उन्होंने छुटकारा दिलाया। जैसे कश्मीर की समस्या, ये राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की समस्या, इसमें पहले डे टू डे सुनवाई के लिए प्रयास किया गया और उसके बाद जब जजमेंट आया उसके बाद देश को पूरे एक सौहार्द वातावरण देने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम भी इसी राय के हैं कि लोगों को राहत देनी चाहिए। हमें जीना भी है, सम्मान के साथ जीना है, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कि हम आर्थिक गतिविधियों को चलाएं। अगर ये सब चीज़ें खुलेंगी तो मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार पैदा होंगे, जब रोज़गार पैदा होंगे तो पूरा साइकिल घूम जाएगा। इसलिए देश फिर से एकदम से उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा। जहाँ पर ये आवश्यक समझते हैं कि हॉट जोन में, तो केवल वही कंटेनमेंट जोन और हॉट जोन रोकें और बाकी ज़्यादातर चीज़ों को खोलना चाहिए। मंदिर मस्जिद केस में मुद्दे में रहे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने उत्तर प्रदेश सरकार से विवादित ढांचा ढहाने को लेकर के सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे केस को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंदिर के पक्ष में फैसला आ चुका है और मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो रहा है। ऐसे में विवादित ढांचा ढहाने को लेकर के सीबीआई की विशेष कोर्ट में चल रहे मुकदमे को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। अंसारी ने कहा कि विवादित ढांचा ढहाने के केस में गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं, अब आरोपियों के अंतिम बयान के लिए तारीख तय कर दी गई है। ऐसे में साफ है कि अब इस केस में जल्द ही फैसला आने वाला है और फैसले के बाद दोनों कौमों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो सकता है। सरकार को इस केस को खत्म करना चाहिए। अब ऐसे प्रयास होने चाहिए जिससे लोग मंदिर और मस्जिद के झगड़े को सदा के लिए भुला दें। देखिए, सवाल बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का है। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर के हक में फैसला आ गया। पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने कोर्ट का सम्मान किया है। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक पत्ता भी नहीं हिला। इतना बड़ा मामला रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मंदिर के हक में फैसला आया। सारे मुस्लिमों ने मुकदमे का सम्मान किया, फैसले का सम्मान किया।
हमें चाहते हुए हैं। ये हमारा हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमानों का जो देश है, इसमें हम कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं चाहते, मंदिर मस्जिद का कोई झगड़ा नहीं चाहते। सवाल यहाँ भी जो है बाबरी मस्जिद जो है विध्वंस मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सीबीआई का जो भी मुकदमा इनके ऊपर लगा हुआ है, हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है, कोर्ट जो है, इसको जो है कोर्ट इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। क्योंकि अब हम हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद का कोई विवाद नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। क्योंकि आजकल ये जो है कोरोना का दौर है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है। नफसी नफसी का जो है आलम है, लोग दूरी बनाए हुए हैं। हम हिंदू मुसलमान की दूरी नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि ये मसला जो है सीबीआई का है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं ये भी मुकदमा खत्म की जाए। क्योंकि हम जो है कोरोना के दौर में कोर्ट कचहरी को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। हम हर साल बरसाती सीजन में सिरसा से निकलने वाली घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। बाढ़ से फसलें और कुछ गांवों में पानी घुसने से सिरसा वासियों को नुकसान झेलना पड़ता है और इसलिए इस साल भी बरसात का सीजन शुरू होने से पहले ही बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। तहसील कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और 1 जून से नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर देगा और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बरसात होने से पंजाब और हरियाणा में घग्गर नदी अपना रुद्र रूप दिखाती है। नदी के तटबंधों के साथ लगते क्षेत्रों के ग्रामीणों और किसानों को अधिक पानी आने से बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है। ठिकरी पहरे भी लगाने पड़ते हैं और तटबंधों की मजबूती के लिए प्रशासन सहित किसानों को भी दिन रात काम करना पड़ता है। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार और उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार जो है 1 तारीख से जो है फ्लड कंट्रोल कक्ष जो है स्थापित कर दिया गया है। उसमें 24/7 जो है हमने ड्यूटी लगा दी है और उनको जो है ड्यूटी भेज भी दी है। फ्लड से संबंधित जो भी जो है कोई फ़ोन करेगा या कोई आपदा से संबंधित कोई जानकारी मांगेगा, उसमें स्पेसिफिक हमारा कोविड का कंट्रोल रूम भी चला हुआ है। वो बंदे तो बैठे ही बैठेंगे, एक बंदा स्पेसिफिकली उनमें से रहेगा और 3 बंदों की ड्यूटी हमने और लगा दी है जो 24/7 जो है इस पर मॉनिटर करेंगे। तो कब से चालू होगा सर ये? 1 तारीख से, 1 जून से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने युवा कांग्रेस नेता अमन चीमा के निवास पर मीडिया से मुखातिब हुए और इससे पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र के डॉक्टर्स को पीपीई किट्स, N95 मास्क और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन वितरित किया और सुरजेवाला ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाले की फाइल को मुख्यमंत्री कार्यालय ने SIT और SCT में उलझा रखा है, जिससे साफ दिखता है कि शराब माफिया के तार अफसरशाही और राजनीतिक गलियारों तक जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि फाइल को फुटबॉल बनाया हुआ है। रणदीप सुरजेवाला ने लॉकडाउन के दौरान भी सैकड़ों करोड़ों की शराब बिकने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए भी अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई। शराब घोटाले की जांच पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने जानबूझकर चुप्पी साध रखी है। ऐसा लगता है कि शराब माफिया के तार अफसरशाही में बैठे बड़े बड़े लोगों और राजनीतिक गलियारों के ऊपर तक जुड़े हुए हैं। इसीलिए शराब माफिया कांड की जांच नहीं हो रही। लॉकडाउन में जिस प्रकार से सैकड़ों करोड़ रुपया की शराब नाजायज बिकी, आज तक कोई दोषी नहीं पाया गया। खट्टर साहब जानबूझकर शराब माफिया कांड को की वो जांच की बजाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और स्पेशल इंक्वायरी टीम के पचड़े में उलझा रहे हैं। मुख्यमंत्री कभी फाइल का फुटबॉल बना LR को भेज देते हैं और कभी फाइल का फुटबॉल बना उसे एडवोकेट जनरल को भेज देते हैं। पूरा देश कानून जानता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में केवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ही गठन किया जा सकता है, स्पेशल इंक्वायरी टीम का नहीं। फिर SIT को भंग कर SET क्यों बनाई गई? ताकि लीपापोती की जा सके और शराब माफिया जो है वो बच पाए।
ये अब बिल्कुल साफ हो गया। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में एसएसपी की तरफ से लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों को राशन मुहैया करवाया गया और वहां ही उनकी तरफ से इलाके में रहते बुजुर्ग या बीमार व्यक्तियों का इलाज भी करवाया गया। वहीं एसएसपी की तरफ से गांव सदरवाला में पुलिस कर्मचारियों को भेज करके एक बुजुर्ग जोड़े के लिए 1 महीने का राशन दिया गया। और बता दें कि एएसआई ने बुजुर्ग और उनकी पत्नी के पैर पर मरहम पट्टी करवाकर ये सराहनीय काम किया है। वहीं गांव के ही लोगों ने जानकारी दी है कि बुजुर्ग परिवार अकेला ही गांव में एक कमरे में रह रहा है और बुजुर्ग और बाकी लोगों ने एएसआई का दिल से धन्यवाद किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਛਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਫਾ ਦੇਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 3 ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕੋਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ मानयोग एसएसपी साहब के ध्यान च लियावांगे। पंजाब के बठिंडा में भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुरा ने अंबेडकर चौक में पंजाब सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। दरअसल किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार ने ऐलान किया था कि किसानों के बिजली के बिल नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन सरकार ने ये भी ऐलान किया गया था कि उसने कुछ हेरफेर किया जा सकता है, लेकिन वो फिर क्या है ये अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है। इसलिए सरकार का पुतला जलाया गया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। अमृतसर के मुस्तफाबाद में बीते दिनों उस समय सनसनी फैल गई जब 3 युवक बाइक पर सवार होकर अमरदीप के घर पहुंचे और उसे बताया कि आपकी बहन को पुलिस ने नशे के केस में गिरफ्तार कर लिया है और उसने तुम्हारा नाम भी लिया है, तो तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। ये देखकर सभी इलाकेवासी भी इकट्ठा हो गए और बातचीत के दौरान उसकी बहन भी घर की तरफ आ गई। तभी उसे तीनों युवकों पर शक हुआ और शक होने पर हाथापाई शुरू हो गई। तभी मौके से गोली चलाकर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। ये गोली उसकी बहन के पांव में लगी है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। और वहीं पुलिस ने सूचना मिलने पर कार्रवाई की है, जिसमें एक बाइक को ट्रेस कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बाकी आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी करने का दावा भी किया जा रहा है। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਘਟਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਸਟਾਫ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਘੁਲਦੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ? ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ।
ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਲੜਕੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਫੇਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ। FIR 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਬੰਦੇ। हाँ। पंजाब के अमृतसर की रूरल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घरिंडा थाने में ड्रोन से हथियार मंगवाने वाले 10वें आरोपी अजयपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस के मुताबिक ड्रोन मामले में मुख्य आरोपी अजयपाल सिंह ही था और फिलहाल पुलिस के द्वारा इसके फोन कॉल से डिटेल्स की जांच की जा रही है और कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया है। मिति 7 तरीक ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੋਦੇ, ਰਾਹੁਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਵਾਸੀ ਮੰਗਲੌਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਵਾਸੀ ਧਨੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ I-20 ਕਾਰ 6,22,000 ਰੁਪਈਆ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ 2 ਡਰੋਨ, ਇੱਕ DJI इंस्पायर, एक DJI Pro 600 ये 2 रिकवर किए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में टिड्डियों का खौफ देखने को मिला है और जिसके चलते किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। शासन प्रशासन ने शोरगुल करवाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया और हालांकि टिड्डियों को भगाने में पूरा प्रशासनिक अमला कुछ देर तक तो बहुत तेजी के साथ मेहनत करता रहा, लेकिन लास्ट में हार मानकर वापस चला गया। कुछ ऐसा ही हाल मऊगंज में भी देखने को मिला, जहां पर SDM, तहसीलदार सहित अन्य आला अधिकारियों ने टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। शाम को 6 बजे के लगभग टिड्डियों का दल आया, आंधी के 10 मिनट पहले। तब गांव वाले बताए, हम भी देखे, तब से भगाने का प्रयास किए। आंधी पानी के कारण नहीं भगा पाए, पर फिर उसके बाद SDM महोदय कलेक्टर साहब को मैसेज किए। सुबह 6 बजे तहसीलदार दोनों, SDM साहब, सेक्रेटरी, सचिव, सरपंच सब मिलके लगभग 10 बजे तक भगाए। उसके बाद पंचायत इंस्पेक्टर, PCO, पटवारी ये आए। फिर गांव के लोग इकट्ठा हुए, सब लोग के मिलकर भगाए। 80% लगभग भाग गए हैं, 20% अभी रुकी हैं। अब आगे और कोशिश कर रहे हैं। तो कब प्रवेश किया? परसों किया है। कहाँ से आया इधर? ये सतना से आया है। इसमें जो है तो हमारी लोगों की फसल की नुकसान हो रही है और हम लोग किसान लोग परेशान हैं इस टिड्डी दल से। शासन प्रशासन के द्वारा कोई बचाव कार्य किया जा रहा है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किया जा रहा है। और आप लोगों के द्वारा? अभी हमारे लोगों के भी द्वारा कोई नहीं वो किया जा रहा है कि चिड़ियों का दल जो है तो हमारे लोगों के द्वारा जो है तो गांव में आ गए हैं ये चिड्डी लोग। तो हम लोग जो है तो गांव वाले सब लोग मिलके भगाते हैं इनको। कैसे भगा रहे हैं? सब लोग गांव वाले मिलके भगा रहे हैं। तो कोई शोरगुल कर रहे हैं? शोरगुल से ही भगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक तरफ CM शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड बनवाकर मनरेगा में काम देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंचायत मंदसौर के सचिव और सरपंच दिन और रात JCB और ट्रैक्टर ट्रॉली से वो काम करवा रहे हैं जो काम मजदूरों से कराया जाना है। बता दें कि CM
शिवराज सिंह के आदेशों का पालन पंचायतें नहीं कर रही हैं। दरअसल पंचायतों में सरपंच और सचिव जेसीबी से काम कराएंगे तो फिर मजदूरों को काम नहीं मिल पाएगा। बिहार के मुंगेर जिले में शनिवार तड़के एक घर में हुए भीषण विस्फोट में एक महिला और उसके 6 महीने के बेटे की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विस्फोट बरियारपुर बाजार पुल के पास दशरथ साहू के घर में हुआ है और साहा की बेटी रोमा कुमारी और उसके बेटे की इस घटना में मौत हो गई है। और पुलिस ने बताया कि विस्फोट इतना भीषण था कि बगल के 6 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि विस्फोट के कारणों के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि जांच जारी है और घटना के बाद गुस्साए गांव वालों ने भागलपुर मुंगेर मार्ग जाम कर दिया है और मृतक के परिवार के लिए मुआवजा मांगा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद लोगों ने सड़कों को खाली किया। दशरथ साहब जी का जो घर है तो उनके यहाँ एक काफ़ी धमाके की आवाज़ सुनाई दिया, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। घर का काफ़ी भाग क्षतिग्रस्त भी हो गया है, जिसमें दबने से एक रोमा देवी नाम की जो महिला हैं और उनका एक पुत्र है 2 माह का, जिन्हें सदर अस्पताल भेजा गया। इलाज के क्रम में उनका देहांत हो चुका है। सर ये ब्लास्ट क्या था? हम लोग डॉग स्क्वाड भी बुलाए हैं, मलबों को धीरे धीरे हटाएंगे। एफएसएल टीम का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। एफएसएल टीम आ रही है तो उसके बाद साक्ष्य संग्रह करके हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। सर एक लाख भी मतलब काफ़ी धमाकेदार था। एक बात सामने आ रही है, जो महिला की मृत्यु हुई है उनकी माँ द्वारा जो बताया जा रहा है कि लोग का शादी 2 साल पहले ही हुआ था लव मैरिज टाइप। कुछ विवाद उस एंगल पर भी है, उस एंगल पर भी पुलिस संभालेगी। कितने मकान क्षतिग्रस्त हैं? क्या मकान के 4-5 हुए यहाँ पर, छोटे छोटे मकान है सब, काफ़ी सटे है। चलिए देश दुनिया में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।